हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसमें अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की विज़िट हुई थी यूएई के लिए। तो वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो प्रोग्रेस को देखा गया कि जॉइंट विज़न स्टेटमेंट जो दोनों का था, तो वो जॉइंट विज़न स्टेटमेंट की प्रोग्रेस कैसी है। अब जॉइंट विज़न स्टेटमेंट क्या होता है कि दो कंट्रीज एक साथ में समझौता करती हैं कि उनका ये विज़न है ट्रेड को लेके, कल्चरल रिलेशंस को लेके, फॉरेन रिलेशंस को लेके, इस तरीके के संबंधों के लिए उनके बीच में क्या है, एक विज़न होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो उसकी प्रोग्रेस को देखा गया था कि ये प्रोग्रेस कितनी हुई है और इसको कब साइन किया गया था। तो अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी 2022 फरवरी 2022 में वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो उस टाइम पे इसको साइन किया गया था। तो इसमें ये बता रखा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ी है, यानी कि पार्टनरशिप बढ़ा है। और इसके अलावा इसमें फोकस किया गया है डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, ट्रेड पे एंड इन्वेस्टमेंट पे। तो इसमें भी कॉपरेशन को बढ़ावा मिला है, ये इसमें प्रोग्रेस देखी गई है। एंड आफ्टर दैट दोनों के संबंधों के बारे में बता रखा है कि भारत और यूएई के बीच में जो संबंध हैं वो कैसे हैं। तो दोनों के बीच में आपको पता होगा कि सीपा साइन हो चुका है। सीपा का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि इसमें ट्रेड एक दूसरे के बीच में होता है तो उस टाइम पे बहुत सारी रियायतें दी जाती हैं, कंसेशंस दिए जाते हैं। तो दोनों के बीच में सीपा हो चुका है, जो कि साइन हुआ था वर्चुअल समिट के ही दौरान। कब? 1 मई 2022 को ये फोर्स में आ गया था, यानी कि उस टाइम से ये एक्टिव हो गया। कब से? 1 मई 2022 से। तो अब उसके आगे आपको बता रखा है कि सीपा इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द टोटल वैल्यू ऑफ बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स टू ओवर 100 बिलियन US$। यानी कि गुड्स का जो ट्रेड है, ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे के जो 5 वर्ष हैं, 5 ईयर्स हैं, उनमें $100 बिलियन तक हमारी गुड्स का ट्रेड हो जाएगा। और जो सर्विसेज का ट्रेड है वो $15 बिलियन पहुंचने की संभावना है। So it will help Indian exporters gain access to West Asian countries and Africa also and UAE। तो इस रोड मैप के थ्रू अगर UAE के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, उनके साथ में हमारा अगर जॉइंट विजन स्टेटमेंट है और अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो अफ्रीका, वेस्ट एशियन कंट्रीज, इन तक भी हमारी पहुंच बढ़ेगी। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो डिफेंस और सिक्योरिटी को लेके हमारे दोनों के बीच में क्या कॉपरेशन है। सो मैरीटाइम कॉपरेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन थ्रू रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज लाइक डेजर्ट ईगल। इंडिया और यूएई के बीच में डेजर्ट ईगल नाम की एक्सरसाइज होती है। सो बोथ कंट्रीज जॉइंटली कमिटेड टू फाइट एक्सट्रीमिज्म एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर इन दोनों कंट्रीज़ की बात की जाए तो जब टेररिज्म की बात आती है, एक्सट्रीमिज़म की बात आती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होती है, तो दोनों ही एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं इन सब चीज़ों के। तो यहाँ पर इंडिया और यूएई के विचार मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की जाए तो आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि जितना भी रेमिटेंस इंडिया में आता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रेमिटेंस का यूएई से आता है, क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे वर्कर्स यूएई में काम करते हैं। एंड आफ्टर दैट इसरो ने लॉन्च किया था, आपने सुना होगा, जो इसका यूएई का फर्स्ट नैनो सैटेलाइट था नेइफ-1। तो नेइफ-1 जो है हमारी इसरो के द्वारा यूएई का लॉन्च किया गया था। वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट, ये नेपाल में यहाँ पर सिचुएटेड है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर सेती रिवर है और उसके नीचे कर्णाली रिवर है। तो यहीं पर हमारे उत्तराखंड के नैनीताल के पास में ही ये सिचुएटेड है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को भारत ने ले लिया है। आज से 4 साल पहले ये प्रोजेक्ट चाइना को दिया गया था, तो चाइना ने इसको लेने से मना कर दिया था। इसके बाद ये प्रोजेक्ट इंडिया को मिला है। सो इट इज। और आपको पता होगा कि नेपाल जो है पावर सोर्सेस में काफ़ी रिच है, यानी कि उसकी पोटेंशियल कितनी है एस्टिमेटेड, दैट इज 83,000 मेगावाट। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है नेपाल के पास, क्योंकि नेपाल का टेराइन ऐसा है और वो ग्लेशियर के पास में होने की वजह से वहाँ पे नदियाँ ऐसा टेराइन बनाती हैं कि ऊपर से सीधे, जैसे मान लो हम समझ लेते हैं इसको, जैसे ये मान लो ये माउंटेन है,
ये रीजन है पूरा। अब रिवर जब यहाँ से गिरेगी तो नेपाल में पूरा टेराइन लगभग ऐसा ही है, तो यहाँ पर आप टरबाइन लगा के और आराम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये नेपाल में इस तरीके का टेराइन पाया जाता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना काफ़ी आसान है। सो इंडिया इज़ व्यूड अ फिजिबल मार्केट फॉर नेपाल। इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से देखा जाए या किसी और भी चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो जो नेपाल है उसके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है। बट देयर हैज़ बीन सम अनसर्टेनिटी ओवर इंडियाज इन एबिलिटी टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। ये तो है ही, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लो, इसके बारे में हमने एक टॉपिक पिछले विजन IAS में डिस्कस भी किया था कि इंडिया का क्या रहता है कि इंडिया को जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उनको इंडिया करता तो है, लेकिन उसमें क्या है, बहुत देरी लगती है। हमारे यहाँ जो प्रोसेस है, कागजी कार्रवाई है, बहुत टाइम तक चलती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी पड़े हुए हैं, चाहे वो आपके अफगानिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, नेपाल में हो, किसी भी कंट्री में हो, तो एक ये प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है। अगला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। ये आपने सुना होगा। पहले हम इसको मैप पे देख लेते हैं कि ये कैसे दिखा रखा है आपको। ये मैप पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इंडिया से स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से ये कहाँ तक जा रहा है और आगे ये यहाँ रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक जा रहा है। इसी को बोला जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईरान स्टार्टेड ट्रांसफर ऑफ रसिया गुड्स टू इंडिया बाय यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। यानी कि अभी क्या ईरान ने हाल ही में रसिया से प्रोडक्ट्स को लिया, गुड्स को लिया और इंडिया में भेजा है। यानी कि ये काम इसमें शुरू हो गया है और ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है कि इससे होगा क्या। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से इंडिया को क्या लाभ है? देखो, एक तो इंडिया का समय बचेगा। पहले क्या होता था, उसको सुएज कैनाल से घूमते हुए, यूरोप से घूमते हुए, सुएज कैनाल से घूमते हुए वहाँ से आना पड़ता था मेडिटेरेनियन सी से, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा उसको। अब उसका एक तो समय बचेगा और इसके अलावा उसकी कॉस्ट बचेगी। तो वही सब आगे दे रखा होगा, हम देख लेते हैं। ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। ये क्या है? एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। मल्टी मोडल का मतलब होता है इसमें पोर्ट भी है, इसमें रोड भी है, रेलवे नेटवर्क भी है, इसमें जो चीज़ें ये होनी चाहिए सारी चीज़ें मिला के हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। एंड इट कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड द पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी। आपने अभी ऊपर मैप में देखा था, इस तरीके से ये कैस्पियन सी है और यहाँ पर इंडियन ओशन है और यहाँ पर आपका क्या है? पर्शियन गल्फ है। तो ये यहाँ से इसको भी कनेक्ट कर रहा है और इसको भी कनेक्ट कर रहा है। करेंटली अगर देखा जाए तो इसमें 13 मेंबर्स हैं, 13 मेंबर्स हैं। उनके नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के मेंबर्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंडिया, ईरान, रसिया, अजरबैजान, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, टर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया, ये कंट्रीज हैं 13 जो इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन हियर? INSTC सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है उसको कम करेगा लगभग 30%, क्योंकि अभी सुएज कैनाल से होके आना पड़ता है तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। सेकंड क्या दे रखा है? गेन स्मूथ एक्सेस इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड एंड विल हेल्प टू एक्सपांड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स। यानी कि इस तरीके से जब रसिया से जुड़ जाएगा तो बीच में वेस्ट एशिया भी पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी लिंक बढ़ेगा। उन कंट्रीज से अगर कुछ भी लेके आना है, कोई भी रॉ मटेरियल लेके आना है और कोई भी गुड लेके आनी है, तो वहाँ से आराम से लेके आ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन करेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स, यानी कि जो अभी वर्तमान में ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। एक दिन हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि दवा बनाने वाला जो कच्चा माल होता है उस पर हम किस पर डिपेंडेंट हैं? उसके लिए 90% से ज़्यादा चाइना पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, उसमें डाइवर्सिटी होना चाहिए, किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो वो उसको भी डिपेंडेंसी को कम करेगा, क्योंकि जब हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो हम किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट यानी कि कोई भी गुड हम ईजिली ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो बीइंग सीन एज इंडियाज आंसर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये पूरे दुनिया में अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्सपांड कर रहा है और पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व बढ़ाता हुआ जा रहा है। यहाँ पर इंडिया का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में हिस्सा बनना ये एक लैंडमार्क डिसीजन है इंडिया का, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। एंड आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है? कुछ अदर जो कॉरिडोर्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। एक है चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर। चलो हम इसको देख लेते हैं।
ये चेन्नई और व्लादिवोस्टोक वाला यहाँ पर आपको अच्छे से दिखा रखा है कि ये कैसा और कहाँ पर है। ये यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा है और ये इस तरीके से ये यहाँ तक व्लादिवोस्टोक तक जा रहा है। तो ये वाला एक रूट है, इंडिया इस पर भी काम कर चुका है और कर रहा है। ये यहाँ पर आपको अरेबियन मेडिटेरेनियन वाला जो है अरब, यानी कि यहाँ पे हमारा जो अरब सागर है उसको किससे, भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एक दूसरा और यहाँ पर दिखा रखा है, जो कि इन दोनों को, इंडिया को और यहाँ से होते हुए आपके यहाँ से होते हुए सीधे कहाँ जोड़ रहा है, भूमध्य सागर को जोड़ रहा है। तो एक ये कॉरिडोर है जिस प्रोजेक्ट पर इंडिया काम कर रहा है। अगला टॉपिक है इजराइल एंड यूएई ट्रेड डील, यानी कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात है जो उनके बीच में ट्रेड डील हुई। अब इतनी ये न्यूज़ में क्यों है कि ऐसे तो बहुत सारी देशों के बीच में ट्रेड डील होती रहती हैं, तो यूपीएससी इनसे सबसे क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। आपने सुना होगा कि जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रही थी वो, लेकिन जो इजराइल है उसका विरोध कर रही थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, अब इजराइल काफ़ी पावरफुल कंट्री हो गया और उनके भी जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनके भी इंटरेस्ट उसके साथ साथ रहे हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इजराइल साइंड अ फ्री ट्रेड डील विद द यूएई। तो फ्री ट्रेड डील किसके साथ में, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में इजराइल ने साइन की है। ये पहला ऐसा अरब कंट्री है जिसके साथ इजराइल ने ट्रेड डील साइन की है। बिल्डिंग ऑन देयर यूएस ब्रोकर्ड अब्राहम अकॉर्ड, यानी कि अब्राहम अकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा किया गया है। तो देखो भाई इतना ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में भाई, बस इतना पता होना चाहिए आपको क्या कि इजराइल और यूएई के बीच में अभी हाल ही में ट्रेड डील हुई है। आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है पहला अरेबियन कि जिसके साथ में हुई है, तो वो यूएई है ना। तो ये मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना हमारे प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों इस पर हम इतना दिमाग लगाएं, है ना। ज़रूरी नहीं, वैसे भी बहुत सारा कुछ पढ़ने के लिए है, मतलब यूपीएससी का सिलेबस कितना वास्ट होता है, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। नेक्स्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। तो नॉर्दर्न आयरलैंड आपको पता होगा जो उत्तरी आयरलैंड है, ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है ब्रिटेन का। तो रिसेंटली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन टू टेबल लेजिस्लेशन दैट वुड अल्टर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ दिस प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल में कुछ बातें की गई थी, तो उसमें से बाउंड्री की भी एक बात की गई थी कि जो आयरलैंड है ये जो सॉवरेन है ना, संप्रभु है, जिस पर इसका अधिकार नहीं है, लेकिन ऊपर का जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उस पर ब्रिटेन का अधिकार है, यानी कि ब्रिटेन उसके मामलों को देखता है। तो इनके बीच में लाइन जो खींची जानी है, बाउंड्री खींची जानी है, इससे संबंधित कुछ संशोधन करने के बारे में ये बिल वहाँ पर लाया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बस इतना सा इसमें बता रखा है।